नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके पहले इसी चैप्टर के 3 पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहां से जाकर के आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। ये इस वीडियो का यानी कि इस लेसन का चौथा पार्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मराठों का इतिहास यानी कि शिवाजी के बारे में। और इस चैप्टर में जो यानी कि कंटेंट को हटाया गया है, जो शीर्षक को हटाया गया है वो हम नहीं पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और वो सिलेबस में हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है मराठों का इतिहास, चैप्टर नंबर 2 का 4th पार्ट है ये। तो इसमें हम देखिए मराठों का इतिहास। मराठा जो शक्ति थी दक्षिण भारत के अंदर थी उस समय। और मराठों का नाम मराठा यानी कि शक्ति का उद्भव कैसे हुआ, तो इसके बारे में है इसके अंदर। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर के एक विशेष रूप से उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम था। भारत का जो दक्षिण पश्चिमी भाग था, दक्कन के पठारों को संप्रति महाराष्ट्र के नाम से उस समय जाना जाता था। अधिकांश भाग पठारी होने के कारण यहाँ के जो निवासी थे मेहनती लोग थे, साहसी थे और मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्रवादी छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते थे। और ये जो थे ये गुरिल्ला पद्धति का यूज़ करते थे। गुरिल्ला पद्धति क्या होती है, देखिए छिप कर के जंगलों में छिप कर रहना और उसके बाद अपने दुश्मनों पर वार करना, ये होती थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। और ये खुले युद्ध में भरसक बचते थे, यानी कि खुला युद्ध नहीं करते थे, ये अपने दुश्मन को छुप कर के वार किया करते थे। इसी को गुरिल्ला पति, जैसे गुरिल्ला होता है उसी के नाम पर रखा गया है। ये खुले युद्ध से भरसक बचते थे और दुश्मनों पर छिपकर वार करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यहाँ पर कुछ धर्म आंदोलन हुए थे, धर्म सुधार आंदोलन, जिनके बाद यहाँ का जो स्वरूप था वो बदल गया था, यानी यहाँ बहुत सारे विकास होने लगे। तो देखिए यहाँ के कुछ धार्मिक गुरु हुए हैं, जैसे कि तुकाराम है, एकनाथ है, रामदास है और वामन पंडित है। ये सभी दार्शनिक थे जिन्होंने वहाँ पर धर्म का प्रचार किया था 15वीं 16वीं शताब्दी में। यह आंदोलन ऊंच नीच जाति व्यवस्था कर्मकांड के विरुद्ध था, सभी के लिए भक्ति तथा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। मराठी भाषा बहुत ही सरल और स्वाभाविक थी। अब देखिए इसके अंदर मराठों का जो चैप्टर है, इसके अंदर जो मेन व्यक्ति हैं छत्रपति शिवाजी, जिनका टाइम पीरियड 1627 से लेकर के 1680 तक था। 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। आप याद रख सकते हैं शिवाजी से शिवनेर दुर्ग, ठीक है। शिवाजी का जन्म हुआ। शाहजी भोंसले जो थे इनके पिता थे और जीजाबाई जो थी इनकी माता थी। शाहजी बीजापुर के एक सामंत थे। तुकाबाई मोहते नामक एक अन्य स्त्री से उन्होंने विवाह भी किया था। इसी कारण इनकी जो माँ थी जीजाबाई वो अपने पति से अलग रहती थी। बालक शिवाजी का जो लालन पालन था वो इसके दादा के द्वारा किया गया, जिनका नाम कौंडदेव था। और इन्हीं के दादा के द्वारा ही इनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी गई थी। किनको? शिवाजी को। और इनके गुरु भी थे गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास, जिनके द्वारा इनको शिक्षित और दीक्षित किया गया, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कौंडदेव से उन्होंने सेना, ये आपको बताई दी। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर मिली थी। सर्वप्रथम 1627 में शिवाजी को अपने पिताजी के द्वारा पूना की जागीर दी गई और 1646 में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने मावले युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट तोरण दुर्ग पर अधिकार किया था। सबसे पहली महत्वपूर्ण जो विजय थी शिवाजी की वो थी 1646 में तोरण दुर्ग। फिर 1646 में ही उन्होंने बीजापुर का एक सुल्तान था जिसका नाम था आदिल शाह, और आदिल शाह से उसने देखिए रायगढ़, चाकन, बारामती, 1647 में इंद्रपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर का दुर्ग छीन लिया था शिवाजी ने आदिल शाह से। और एक आदिल शाह का यानी कि एक सेनापति भी था जिसका नाम था अफजल खां, वो आगे आएगा, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए फिर क्या हुआ कि 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अपने अधिकार में कर लिया था। कोंकण दुर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि शिवाजी का एक दोस्त था, आपने नाम सुना होगा, मालसुरे नाम था उसका, यानी कि आगे आएगा, इसी के अंदर चैप्टर है। तो वो इसका दोस्त था और कोंकण दुर्ग उन्हीं के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था।
ठीक है। तानाजी मालसुरे पूरा नाम था उनका, राव तानाजी मालसुरे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, 1656 में शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई, आप नाम जानते हैं रायगढ़, ठीक है, जो महाराष्ट्र में था उस समय, वर्तमान में भी है शायद। शिवाजी ने साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर का जो सुल्तान था उसका सेनापति था अफजल खान, मैंने बताया था आदिल शाह था, जिससे उसके बहुत सारे क्षेत्रों को शिवाजी के द्वारा विजित किया गया, जीत लिया गया। और उसके बाद उसने 1659 में अपने एक सेनापति अफजल खान को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। अफजल खान बहुत ही विशाल व्यक्ति था, यानी कि शिवाजी से काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लंबाई में था, काफ़ी हष्ट-पुष्ट था, यानी कि काफ़ी बड़ा था शिवाजी से, 2-3-4 गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी शिवाजी को नहीं मार पाया, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए 1659 में अफजल खां अपने सेनापति का उनका दमन करने के लिए भेजता है। संधि वार्ता के दौरान अफजल खान द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बनगढ़ से उसका पेट फाड़ दिया था। जैसे कि अब आपको चित्र दिखाता हूँ मैं, देखिए ये है चित्र, ये है अफजल खां। अब देखिए जो बड़ा व्यक्ति है अफजल खान और जो छोटा है वो शिवाजी है। अब देखिए ये अफजल खान क्या करता था, गले मिलता था और गले मिलने के बहाने अपने दुश्मन को जकड़ करके मार देता था, लेकिन शिवाजी के साथ ऐसा नहीं कर पाया। शिवाजी ने इसके जो यानी कि जो इसकी मंशा थी उसको जान लिया और इसको मार दिया था अपने एक हथियार से, जिसे बागनक कहा जाता था। शिवाजी का एक हथियार था बागनक, उसके द्वारा इसको मार दिया गया। तो फिर देखिए इसके बाद 1663 में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमन के लिए भेजा गया, जिसे औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था। तो शिवाजी ने केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया, जिसने सबसे पहले यानी कि जो औरंगजेब था उसका मामा था शाइस्ता खां, उसने अपने मामा को भेजा शिवाजी को पकड़ने के लिए, लेकिन शिवाजी हाथ नहीं आए, लेकिन उसने पूना पर अधिकार कर लिया था, शिवाजी के एक क्षेत्र पूना पर अधिकार कर लिया था। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया, और जिससे उसने अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 उंगलियां गंवाकर भागना पड़ा। यानी फिर एक ऐसा समय आया कि शिवाजी जो थे उसने रात्रि में हमला कर दिया किस पे, मामा शाइस्ता खां पे, और मामा शाइस्ता खां को वहाँ से भागना पड़ा। उसने अपने एक पुत्र को भी गंवा दिया और अपनी 3 उंगलियां भी गंवा दी। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन जो एक नगर था सूरत यानी कि गुजरात में है उसको लूटा, और 1670 में इसको दोबारा लूटा था। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब के मंत्री आमेर के राजा मिर्ज़ा राजा जय सिंह और दिलेर खान को भेजा गया। यानी कि जब सूरत को लूटा शिवाजी ने, उसके बाद इन दोनों को भेजा गया शिवाजी को पकड़ने के लिए। विवश होकर शिवाजी ने जय सिंह के साथ 1665 में एक संधि की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है, जो कि शिवाजी और मिर्ज़ा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। और इसके कुछ प्रावधान भी थे, तो देखिए क्या थे। सबसे पहला था कि शिवाजी ने अपने कुल जीते हुए दुर्गों, कितने जीते थे, 35 दुर्ग जीते थे, उसमें से 23 दुर्ग उसने वापस लौटा दिए औरंगजेब को, और अपने पास 12 दुर्ग रखे। फिर है शिवाजी का जो बड़ा पुत्र था संभाजीराव, उसको औरंगजेब के द्वारा अपने यहाँ दरबार में 5 हजारी मनसबदार बनाया गया। 5 हजारी मनसब यानी कि उसको अपने दरबार में रखा, 5000 की सेना दी, एक बड़ा पद दिया। तो ये चित्र आप शिवाजी का देख सकते हैं। राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए आश्वस्त भी किया गया। मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने कहा कि आप जब चाहें उपस्थित हो सकते हैं। जयसिंह ने उनसे कहा कि दक्षिण में मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा, यानी कुछ वादे उन्होंने भी किए। फिर मई 1666 में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उन्हें तीसरी श्रेणी के मनसबदारों के साथ व्यवहार किया गया, यानी उनसे वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं किया। शिवाजी जब उपस्थित हुए तो उन्हें तीसरी पंक्ति में खड़ा किया गया, जो कि सबसे पहली जो पंक्ति थी राजा महाराजाओं की थी, जो तीसरी पंक्ति थी वो उन मनसबदारों की थी जो बिल्कुल गरीब थे, दास थे, उनकी पंक्ति में इनको खड़ा कर दिया गया। तो इस चीज़ से शिवाजी को बुरा लगा। फिर देखिए फिर क्या हुआ, उसके बाद
उनके साथ मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया, उन्हें नज़रबंद भी कर दिया, यानी उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें कैद में डाल दिया गया। लेकिन उनके जो पुत्र थे संभाजीराव, 2 महीने वो कैद में रहे। 2 महीने के बाद 1666 में ही, नवंबर 1666 में संभाजी के द्वारा उन्हें गुप्त रूप से आज़ाद करवा लिया गया और फिर उसके बाद वो आज़ाद हो गए। अगले वर्ष औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी दी और बरार की जागीर भी प्रदान की। अगले वर्ष जब औरंगजेब को इस बात का पता लगा तो वो समझ गया कि शिवाजी को पकड़ना मुश्किल है। तब उसने हार स्वीकार करते हुए ये कहा और शिवाजी को राजा की उपाधि भी प्रदान की। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर देखिए क्या हुआ कि 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी, लेकिन 1670 में वापस मुग़लों की अधीनता के चले जाने के बाद सभी किलों पर कब्जा कर लिया, यानी उसने दोबारा सूरत को लूटा। खानदेश के कुछ भूभागों में स्थानीय मुग़ल पदाधिकारियों का सुरक्षा का वचन देकर उन्हें, यानी कि 2 कर वसूले जाते थे। एक था चौथ और एक कर और आएगा जो आगे आएगा। चौथ कर तो होता था 1/4 भाग यानी चौथाई, जो कहाँ से लिया जाता था, और दूसरा जो कर था वो था सरदेशमुखी। चौथ कर तो होता था अपने पड़ोसी देशों से, यानी कि जो पड़ोस में लगते हुए क्षेत्र थे उनसे कर लिया जाता था और बदले में ये कहा जाता था कि हम आपके इस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे और जो कोई भी आक्रमण करेगा हम उनसे आपकी सुरक्षा करेंगे, इसीलिए टैक्स दिया जाता था। ये टैक्स शिवाजी लेते थे दूसरे राज्यों से। दूसरा जो था वो था स्वदेशमुखी, जो कि अपने ही क्षेत्र के अधीनस्थ जो राज्य थे उनसे लिया जाता था, और सेम वही प्रोसीजर दूसरे अगर कोई हमला करेगा तो उनसे रक्षा का वचन। फिर उसके बाद 1670 में सूरत को दोबारा लूटा गया। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की, तो ये याद रखना आप 1674 जून 1674 में। और राज्य जो अभिषेक हुआ था यानी तिलक हुआ था शिवाजी का 2 बार हुआ था, ये भी आप याद रखें। और तभी उन्होंने धर्मोपदेश छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस समय मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक तक फैला हुआ था। इस प्रकार मुगल शक्ति, बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगाली, जंजीरा स्थित अविनीसिया के समुद्री डाकू के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद भी शिवाजी का जो राज्य विस्तार था वो इतना बड़ा था। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं कौन से क्षेत्र में कौन सी जाति के लोग हैं, जैसे राजपूत हैं, अवध के लोग हैं, बंगाल है, कोलकाता है, इधर मराठा देखिए कितना फैला हुआ था। तो ये उस समय की स्थिति है। छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य, ये अफजल खान है, और ये वो किला है रायगढ़ का किला जिसे कहा जाता है। तो बस इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर था यानी कि शिवाजी के साथ ही ख़त्म होता है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये इसकी जो थ्योरी थी वो इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, जो मेन फैक्ट थे वो आपको समझा दिए गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।